हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपिका सरफराज फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू कला एवं विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय बेमेतरा में अतिथि सहायक प्राध्यापक वाणिज्य विभाग में पदस्थ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है विश्व व्यापार संगठन की विशेषताएं। इससे पहले हमने विश्व व्यापार संगठन कहाँ से आया, कब आया, उसकी संरचना कैसी, ये जाना था। अब इसमें हम उसकी विशेषताएं देखेंगे। तो गेट समझौते के अनुसार एक समिति की स्थापना की गई जिसके द्वारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के संबंध में सभी आवश्यक कदम उठाए गए थे। यानी जो भी गेट था, यानी आपका गेट के द्वारा जो सम्मेलन हुआ उसके बाद या जो समिति बनी उसके बाद क्या कहा गया, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई। तो विश्व व्यापार संगठन आया कब? 1995 में। तो इसके मुख्य कार्यालय जनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। तो अब भाई जो स्विट्ज़रलैंड में है तो वो संगठन है, एक तरह से संगठन का कुछ ना कुछ काम होता है। और जैसे गेट था वो एक तरह से नॉर्मल आप कह सकते हैं कि वो संगठन नहीं था, वो सिर्फ एक छोटी सी संरचना थी या छोटा सा सचिवालय था जो आपके व्यापार से जुड़ी रूल रेगुलेशन को या कुछ जो व्यापार में प्रतिबंधी थी उसके को न्यूनतम करने के लिए था। लेकिन अब जब ये संगठन बनाया गया विश्व व्यापार संगठन, तो वो एक तरह से एक अलग ही इसका अस्तित्व है। तो सबसे पहला क्या है इसका विशेषता? वैधानिक अस्तित्व यानी लीगल एंटिटी। विश्व व्यापार संगठन एक वैधानिक संगठन है जिसका अस्तित्व अपने सदस्य के अस्तित्व से अलग है। भाई संगठन का अस्तित्व अलग है और आप कह सकते हैं सदस्य का अलग। अपने कार्य पूरे करने के लिए इसे सभी आवश्यक अधिकार प्राप्त हैं, यानी लीगल एंटिटी, वैधानिक अस्तित्व है इसका। तो इनके पास पूरा पावर है, WTO के पास पूरा जो भी आवश्यक अधिकार है व्यापार नीति से या निर्देशन से लेके उनके पास एक तरह से कानूनी अधिकार उनको प्राप्त है। इसके सदस्य को यह अधिकार है कि वे पारस्परिक सहमति से इसे और अधिक अधिकार एवं शक्ति प्रदान कर सकते हैं। भाई जो इनके सदस्य हैं इनके पास वो भी है, पावर है, एक तरह से अधिकार है कि सब जितने मेंबर्स हैं सब मिलकर इसके अधिकार और शक्तियां प्रदान कर सकते हैं ताकि वह अपनी भूमिका अधिक सुचारू रूप से पूरी कर सकें। एक तरह से क्या है ये, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए सॉल्यूशन ढूंढना इनका काम है। तो सारे सदस्य हैं उनके पास क्या है, एक तरह से मिलकर ये अधिक अधिकार एवं शक्ति किसी को भी प्रदान कर सकते हैं। आप चाहें तो अगर कोई स्टेबल कंट्री है तो उसके पास जो अनडेवलप्ड कंट्री उनसे थोड़ा सा ज़्यादा अधिकार होते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन पूर्ण रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो विश्व व्यापार संगठन है वो अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि हम अपने देश में व्यापार करने के लिए नहीं है एक तरह से, जब हम किसी और अन्य देश में जाकर व्यापार करें तो इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्योंकि ये है क्या, वर्ल्ड वाइड है, हर तरफ इसके नियम कानून हर देश में लागू होते हैं। जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रहरी के रूप में की गई है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है उसका के लिए एक तरह से बॉडीगार्ड है, या फिर जो भी प्रहरी मतलब वही होता है, बॉडीगार्ड है, सेफ्टी गार्ड कह सकते हैं। इससे पूर्व गेट केवल एक वैधानिक अस्तित्व थी, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ वैधानिक व्यवस्था थी। मतलब जो गेट था इससे पहले, क्यों WTO कहाँ से आया, गेट से आया है।
तो वो एक तरह से सिर्फ व्यवस्था थी कि हाँ वहाँ रूल और रेगुलेशन बनते हैं व्यापार के लिए, लेकिन ये संगठन है जहाँ मिलकर काम किया जाता है। वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं था कि वो सिर्फ वैधानिक व्यवस्था था, ना ही अंतर्राष्ट्रीय वैधानिक व्यवस्था थी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वो नहीं था। तीसरा है विस्तृत क्षेत्र, वाइड स्कोप। भाई जब वर्ल्ड वाइड में है तो वो ओवरऑल कंट्री, मोस्ट ऑफ कंट्री में एप्लीकेबल होगा। विश्व व्यापार संगठन का क्षेत्र गेट की तुलना में अत्यंत विस्तृत है। गेट लिमिटेड था, लेकिन वह आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्कोप है, मतलब इसका क्षेत्र ज़्यादा विस्तृत है। इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए भी आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डेवलप करने का पार भी या उनसे रिलेटेड कोई भी डिसीज़न लेने का अधिकार है। इसके क्षेत्र में सेवा संबंधी व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार, विनियोग संबंधी व्यापार, कृषि क्षेत्र संबंधी व्यापार, क्योंकि हम जानते हैं गेट में सिर्फ और सिर्फ वस्तु व्यापार को परमिशन था, लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड आया तो इसमें जो सर्विस से रिलेटेड जो भी व्यापार थे, या तो बौद्धिक संपदा से रिलेटेड जो भी व्यापार थे, और फिर जो एक्सचेंज संबंधी यानी इन्वेस्टमेंट संबंधी जो था वो, या फिर कृषि क्षेत्र से संबंधी जो व्यापार था, इन सब को पहली बार शामिल किया गया था इसमें, तो इसलिए ये वाइड स्कोप हो गया। हाल में ही इसके क्षेत्र में दूरसंचार भी और वित्तीय सेवा को भी शामिल किया गया है, तो अब तो और वास्ट हो गया है। फोर्थ है सदस्य देश की स्थिति एवं अधिकार, यानी स्टेटस एंड प्रिविलेज ऑफ मेंबर कंट्री। विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य देशों एवं संगठन में कार्यरत सभी अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्थिति एवं अधिकार प्राप्त हैं। जो भी मेंबर कंट्री है या फिर संगठन में कार्य कर रहे सभी अधिकारी हैं, उनको एक तरह से इंटरनेशनल पावर प्राप्त है कि वो जो चाहें इंटरनेशनली अगर वो कोई रूल बना रहे हैं तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्लीकेबल होगा। पांचवा है विश्वव्यापी सदस्यता यानी ग्लोबल मेंबरशिप। विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी सदस्यता विश्व के सभी देश के लिए खुली है। मतलब इसका जो मेंबरशिप है ये ग्लोबल मेंबरशिप है, विश्वव्यापी है, ये सभी देश इसमें जुड़ सकते हैं। अभी तक लगभग हमने 64 पढ़ा था, कितने मेंबर्स हैं? 164 मेंबर्स हैं इसमें। अनेक अन्य देश इसके सदस्य बनने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं। मतलब जो बचे कंट्रीज़ हैं वो भी अभी सोच रहे हैं, क्योंकि कई जगह अभी भी मतलब एक तरह से जो वर्ल्ड ट्रेड का कहना चाहिए, वर्ल्ड ट्रेड में जैसे प्रतिबंधित नहीं है, अब हर फील्ड को खोला जा रहा है इसमें व्यापार के लिए, लेकिन कुछ कंट्रीज़ में अभी भी क्या है, कुछ व्यापार को भी प्रतिबंधित किया गया है जो वर्ल्ड ट्रेड में ओपन है। इस कारण कुछ कंट्रियां अभी इसमें ऐड नहीं हो पाई हैं, वो विचार कर रही हैं। नेक्स्ट है समान मताधिकार, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन के सभी सदस्यों को समान मताधिकार प्राप्त है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र केवल एक मत दे सकता है। संगठन में सभी निर्णय सर्वसम्मति से लेने के प्रयास किए जाते हैं या मत द्वारा निर्णय लिया जाता है। यानी जब भी कोई नया रूल या रेगुलेशन बनता है व्यापार से रिलेटेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से रिलेटेड, तो वहाँ एक तरह से वोटिंग राइट सबको है। हर कंट्री के पास एक वोट, यानी एक कंट्री वन वोट। तो वो जो भी निर्णय लिया जाता है
वो ओवरऑल जो कंट्री मेंबर्स कंट्री है उनके सर्वसम्मति से लिया जाता है, और उसके लिए कई बार वोटिंग भी की जाती है, यानी मतदान द्वारा भी निर्णय लिया जाता है। यानी जितने ज़्यादा वोट, तो अगर ज़्यादा वोट है तो वो एप्लीकेबल है, नहीं है अगर वोट उसमें नहीं मिल रहा है तो एप्लीकेबल नहीं होता है। लास्ट है विचार एवं व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच, मतलब एन इंटरनेशनल फोरम फॉर नेगोशिएशन एंड ट्रेड। विश्व व्यापार संगठन को सदस्य देशों के मध्य विचार विमर्श एवं समझौते के लिए महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। मतलब आप एक तरह से इस संगठन के हेल्प से आप विचार विमर्श कर सकते हैं समझौते के लिए। मतलब अगर आपको कोई बिज़नेस करना है तो आप इनसे इस मंच में के हेल्प से उस कंट्री में जाकर एक तरह से व्यापार के लिए विचार कर सकते हैं। सदस्य देश आपसी व्यापार के संबंध में इस मंच की सहायता लेते हैं। यानी जब भी कभी हमको किसी देश के साथ व्यापार करना होता है तो जो भी सदस्य देश है मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेते हैं। मतलब क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में हर कंट्री का एक तरह से आप कह सकते हैं क्या है, व्यापार नीति से रिलेटेड जानकारी उनके पास रहती है। वहाँ कौन सी कंट्री में कैसा व्यापार आप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। सॉरी। बहुपक्षीय व्यापार समझौते के लिए तो यह संगठन आधारशिला का कार्य करता है। यानी बहुपक्षीय यानी मल्टी ट्रेड करना चाहते हैं आप, तब भी इस संगठन को उसका आधारशील का कार्य करता है वो आपके लिए। इसके अंतर्गत मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक के पश्चात तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन माना गया। यानी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF और फिर है वर्ल्ड बैंक के बाद ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक संगठन माना जाता है। यानी WTO तीसरा सबसे बड़ा आर्थिक संगठन भी है। थैंक यू, बी सेफ, बी हेल्दी एंड सॉरी फॉर द मिस्टेक्स।